डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है और उसका टॉपिक मैं डायरेक्टली लेने वाली हूँ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले का जितना भी सिलेबस है वो सब उन्होंने डिलीट किया है। एक्चुअली इसके पहले सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th-10th में स्टडी किए हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, ये सभी टॉपिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उन्होंने वो सभी बेसिक पार्ट निकाल के डायरेक्टली वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर रखा है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट आपको 12th में बहुत डिटेल में है, इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा कि उन्होंने सभी पार्ट अभी यहाँ पे डिलीट किया है। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ओके। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉइंट चार्ज विच इज एट रेस्ट, मतलब एक चार्ज रेस्ट में होता है, दूसरा चार्ज मोशन में होता है। तो जो रेस्ट चार्ज का स्टडी करना है, मतलब रेस्ट का दूसरा नाम होता है स्टैटिक एंड इसी का दूसरा नाम होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो मोशन में होता है एंड स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो इस स्टैटिक वर्ड से ही उस ब्रांच को नाम दिया गया, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऐसे चार्जेस का स्टडी करते हैं जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। ऑलरेडी हमने देखा उसमें कूलोम्स लॉ क्या था, 2 पॉइंट चार्जेस हमने लिए थे जो रेस्ट पोजीशन, सिंगल चार्ज की हमने बात की थी जो रेस्ट पोजीशन पे थे। बट यहाँ पे अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, जो चार्जेस मोशन में हैं। तो ऐसे चार्जेस मोशन में कब होते हैं, जब वहाँ पे किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। तो करंट का मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी वायर अगर हमने ली, उस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसको बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। मोशन में होते मतलब ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा फ्लो उसका स्टार्ट होगा। पॉजिटिव का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हुए उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज मोशन में है, चार्ज डायनेमिक है, चार्ज रेस्ट पोजिशन पे नहीं है। तो यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसी को अपोज करने वाला कौन होता है, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो आज हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ही स्टडी करने वाले हैं विथ टेम्परेचर। एक्चुअली रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखते हैं कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वायर के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वायर की लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, वायर की लेंथ अगर हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? क्योंकि देखो, वायर का एरिया बढ़ा दिया तो करंट फ्लो बढ़ेगा, करंट फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे कि कोई पाइप होता है, पाइप का एरिया हम बढ़ा देते तो वाटर ज़्यादा फ्लो होने लगता है, वैसे यहाँ पे करंट का है, वायर का एरिया बढ़ा दे तो करंट फ्लो बढ़ेगा, करंट फ्लो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इसको हम कंबाइन ऐसे लिखते हैं, लेंथ डिवाइड बाय एरिया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल के यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो ये जो कांस्टेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द रो। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली ये टॉपिक उन्होंने कट कर दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे रो हम लोग लेने वाले हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए इस साइड शिफ्ट करो, दैट इज R इंटू ए डिवाइड बाई L, ओके। तो ये फॉर्मूला है रो का। तो इस रो को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी वायर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया 1 है,
जिसकी लेंथ भी 1 है, ऐसी वायर का रेजिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। मतलब इतनी बड़ी वायर ले लो, इतनी बड़ी वायर का एरिया 1 एरिया की वायर है, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया की वायर है, और ये वायर का ये इतना सा लेंथ लो जो 1 मीटर है। मतलब 1 मीटर वायर की 1 मीटर स्क्वायर एरिया की वायर जो है उसका जो रेजिस्टेंस, तो इतनी सी वायर का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। टोटल वायर का नहीं, इतनी सी वायर का रेजिस्टेंस उसको स्पेसिफिक वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर वायर का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रो आज हम लोग यूज करने वाले हैं किसमें? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर मान लो ये एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा? उस वायर का रेजिस्टेंस नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आई एम सो सॉरी, वायर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। मान लो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? इस वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब रो, वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है, ये वेरिएशन कैसे होता है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो हम लोग देखने वाले हैं। उसको क्या कहते हैं? देखो, तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब क्या? देखो, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लर्न करो, उससे आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। फॉर्मूला देखो क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है? R माइनस R0 डिवाइड बाय, पहले फॉर्मूला देख लो उसके बाद बताती हूँ, R0 इंटू T माइनस T0। देखो, अभी यहाँ पे अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से किसी बॉडी का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? चेंज होता है। और मान लो इसका टेम्परेचर इनिशियली T0 था, एंड बाद में बढ़ाते 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 कितना बन गया? T बन गया। मतलब मान लो इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ाते गए तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल रहेगा, ये फाइनल रहेगा। उसी वक्त रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है। तो इनिशियली रेजिस्टेंस R0 था, बढ़ाते बढ़ाते वो कितना हो गया? R जितना हो गया। तो अगर मैंने आपको बोला कि कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ निकालो, तो आप क्या करोगे? R माइनस R0 करोगे, राइट ना? मतलब मान लो इनिशियली ये 4 ओहम था, अब ये 8 ओहम बन गया। तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कितना चेंज हुआ बोलो, तो आप बोलोगे 8 माइनस 4, मतलब 4 चेंज हुआ मैम, 4 ओहम रेजिस्टेंस चेंज हुआ। सिमिलरली मैंने पूछा कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ निकालो, तो आप बोलोगे T माइनस T0, मतलब 40 माइनस 10, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, उस वक्त रेजिस्टेंस 4 ओहम चेंज हुआ। ओके, दैट इज फॉर द एग्जाम्पल पर्पज ओनली, ऐसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक रेशो है। किसका रेशो है? ये ऊपर की वैल्यू जो है वो किसकी है? चेंज इन रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करने से। डिवाइड बाय, यहाँ R0 क्या है? R0 इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड इनटू ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर बोला तो भी चलता है। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, इट इज डिफाइन एज, यहाँ पे क्या है? दिस इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो? इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट द चोजन रेफरेंस टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या फिर आप डायरेक्टली बोलो पर डिग्री इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, इंक्रीजिंग, इट इज द रेशो ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, या फिर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, मैं डेफिनेशन आपको लिख के देती हूँ, उसी हिसाब से आपको डेफिनेशन बतानी है। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन करोगे। डेफिनेशन क्या है?
द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, अब इसी से इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। क्या आएगा एसआई यूनिट? देखो इसका रेजिस्टेंस क्या है, एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, डिवाइड बाय नीचे भी रेजिस्टेंस है ओहम, इनटू यहाँ पे चाहे तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन आएगा एसआई में, राइट। डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन दोनों भी आ सकता है। तो ओहम ओहम कैंसिल होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस और इनवर्स लो, ये ऊपर जाते हुए इनवर्स बनेगा, या फिर डिग्री केल्विन, ये इसका एसआई यूनिट रहेगा। पर केल्विन बोलो या पर सेल्सियस बोलो, कुछ भी चलेगा, ये एसआई यूनिट रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो अल्फा है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसके दो फॉर्मूले हैं। आर की जगह पे आप लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रो माइनस रो जीरो डिवाइड बाय रो जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो, मतलब स्पेसिफिक, मैंने बोला ना लेंथ 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, ये भी एक फॉर्मूला यूज होता है, ये भी एक फॉर्मूला, दोनों का मीनिंग सेम है। ये भी तो रेजिस्टेंस ही है, बस वो 1 मीटर वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप लोग यूज करोगे और उनका एसआई यूनिट भी यूज करोगे। देखो क्या पढ़ा हमने, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ा, वो होता है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका ऐसा यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन, और उसको इन दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर के बहुत ही कम टॉपिक उन्होंने रखे हैं, हार्डली 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। देखो अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, अल्फा का, उसका यूज करके हम लोग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालेंगे एंड उसका यूज करके हम लोग आर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, रो माइनस रो जीरो डिवाइड बाय रो जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो। तो सबसे पहले हम लोग रो निकालते हैं। देखो मुझे रो चाहिए ना, तो मैं ये सभी फैक्टर्स को इस साइड शिफ्ट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो रो माइनस रो जीरो ही बचेगा, इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये रो जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो। तो मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, तो रो जीरो को भी मैं इधर शिफ्ट करूंगी, तो इधर शिफ्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू रो जीरो प्लस अल्फा इंटू रो जीरो टी माइनस टी जीरो। इन दोनों में से रो जीरो कॉमन निकाल लो, रो इज इक्वल टू रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो। ओके, देखो तो ये जो फॉर्मूला है ये है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें रो क्या है, रो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं हम उसको, या फिर हम इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ओके, सबका मीनिंग भी लिख लो, कभी कभी पूछा जाता है। रो जीरो क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर या फिर चोजन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट चोजन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमने चॉइस किया है उस वक्त की रेजिस्टिविटी। उसके बाद टी जीरो, जो टेम्परेचर हम चूज करने वाले हैं उस वक्त का टेम्परेचर, चूजन रेफरेंस टेम्परेचर लेना पड़ेगा ना कौन सा, तो भी मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री, तो आपने 10 डिग्री से स्टार्ट किया तो 10 डिग्री आपका टी जीरो रहेगा, मतलब रेफरेंस टेम्परेचर। और उसके बाद आप लोग रीडिंग स्टार्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे। अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब आर के, जहां पे रो है वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, आर लिखोगे। दैट इज इक्वल टू रो जीरो की जगह पे हम लिखेंगे आर जीरो, राइट ना,
इंटू 1 प्लस अल्फा ही रहेगा, टी माइनस टी जीरो रहेगा। वही पॉइंट्स रहेंगे, बाकी के फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे, बस रो की जगह पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। इसको कहा जाता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। अब इसका ग्राफ भी हमें पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका ग्राफ अगर आपको निकालना है तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, वो ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, मैं ग्राफ बताती हूँ। तो इसका ग्राफ देखो बच्चों क्या आएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे इन केल्विन, y एक्सिस पे हम लोग रेजिस्टिविटी लेंगे। रेजिस्टिविटी किसका रेजिस्टिविटी लेना है, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी लेंगे कॉपर की, कॉपर लेने वाले कंडक्टर। ओके, स्टैंडर्ड हम लोग कॉपर ही लेते हैं ज़्यादातर, गुड कंडक्टर है ना। तो इसका ग्राफ जो है, अब मान लो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो नेचर मिलेगा ग्राफ का, वो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज भी दी हैं, टेम्परेचर 200 किया, 400 किया, देन एंड सो ऑन, कहाँ तक 1200 तक इंक्रीज किया टेम्परेचर। उस वक्त रेजिस्टिविटी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू 10 तक रेजिस्टिविटी इंक्रीज की। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर की है, मतलब ये इतने फैक्टर से बढ़ती है। तो ये टेम्परेचर इतना बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी इतनी बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। तो ग्राफ का नेचर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, इतना याद रखो। बिकॉज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, सो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन हियर फॉर कॉपर, एक्चुअली गुड कंडक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो, मतलब ये पूरा के पूरा करंट फ्लो करेगा, उसके ऊपर ही फोकस करेगा, क्योंकि उसको अपोज करने वाला रेजिस्टेंस ही वहां पे गायब है। तो ऐसे मेटल्स को, ऐसे फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो ये कब पॉसिबल होगा, मान लो अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, हमने फॉर्मूला क्या देखा, R इज इक्वल टू क्या है, R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। तो मान लो हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। और कुछ मेटल्स में, कुछ मेटल अलॉयज में क्या होता है, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सडनली क्या हो जाता है, 0 ओहम, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं बचता। तो इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर को ये रेजिस्टेंस 0 बनेगा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। That means the temperature at which resistivity of the material completely becomes 0, that is called as critical temperature. तो सुपरकंडक्टर मतलब क्या कि resistivity of material becomes 0 at particular temperature. This phenomenon is called as superconductor. जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी 0 होता है, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीटली 0 कब होता है, एट 4.2 डिग्री केल्विन। 4.2 डिग्री केल्विन को ये कंप्लीटली 0, तो ये इसका क्या बन गया, क्रिटिकल टेम्परेचर बन गया। एंड मर्क्यूरी एट दिस टेम्परेचर वो क्या बनेगा, सुपर कंडक्टर, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो प्योर कंडक्टर बनेगा, उसमें से पूरा करंट फ्लो होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, आपके बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने पॉइंट वाइज लिख के दिया है, बताती हूँ मैं क्या बोलना है। तो देखो बच्चों आंसर, फर्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ सम मेटल्स एंड मेटल अलॉयज द रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू 0 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑलरेडी हमने इसकी बात की। सुपर कंडक्टिविटी इज द फेनोमेनन वेयर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम्स 0 एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। For example, mercury loses its temperature resistance completely to 0 at 4.2 डिग्री केल्विन। ऐसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों अभी इससे रिलेटेड थ्योरी टॉपिक जो थे वो सभी मैंने कवर किए। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, जल्दी खत्म होगा। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स हम इस टॉपिक के ऊपर लेते हैं, देन ये टॉपिक खत्म होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व अनसॉल्व, मतलब सॉल्व न्यूमेरिकल लेते हुए उसके बाद आपके एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल है वो लेते हैं। अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस। If its temperature coefficient of resistance is 4 into 10 raised to minus 3 degree Celsius, find the resistance of the wire at 80 degree Celsius. तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखो क्या क्या दिया है, पीस ऑफ प्लैटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस मतलब R0 दिया है 2.5 ओहम इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब T इनिशियल क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। देन कोएफिशिएंट दिया है अल्फा 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस, और हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस मतलब R। तो R का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0, राइट। यहाँ पे T उन्होंने बढ़ा के दिया 80 डिग्री सेल्सियस, राइट ना। ये पूरा तो 80 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा क्योंकि T0 0 है। सो R इज इक्वल टू, R हमें निकालना है, R0 पता है 2.5 इंटू 1 प्लस अल्फा कितना है 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू 80। सो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2.5 इन ब्रैकेट 4 इंटू 80, 8 4 जा 24 बनेगा, राइट ना, नो सॉरी 32 बनेगा। तो ये 32 1 प्लस 32 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसमें हमें 1 को ऐड करना है। तो ये क्या बनेगा देखो, R इज इक्वल टू, इधर लिखती हूँ 2.5 इंटू 1 प्लस ये 32 कितना बनेगा, अगर 10 रेज़ टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट होंगे, मतलब 0.032 बनेगा। इसमें अगर हमने 1 ऐड किया तो ये कितना बनेगा 2.5 इंटू 1 प्लस 0.032 1.032 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हमें नियरली इक्वल टू मिलता है, आई एम सो सॉरी, हाँ देखो यहाँ 4 8 30 एक मिनट 320 एंड ये 0.32, तो ये कितना बनेगा 1.32, आई एम सॉरी। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा 2.5 इंटू 1.32 3.3 ओहम बनता है। तो R हमें कितना मिलेगा 3.3 ओहम, ठीक है। ये आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम at 27 degree Celsius and resistance 5.4 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance. यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है। तो देखो क्या करना है, गिवन R1 इज इक्वल टू 4.2 ओहम, R2 इज इक्वल टू 5.4 ओहम, T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू R2 है 5.4 माइनस 4.2 डिवाइड बाय R1 कितना है 4.2 100 माइनस 27, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना आता है, तो ये बनेगा 1.2 डिवाइड बाय 4.2 इंटू 100 माइनस 27 दैट इज 73। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 73 इंटू 4.2, ये 1.2 एज इट इज रहेगा दैट इज इक्वल टू 306.6। लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करो, डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली सॉल्व करो। 306.6 को डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है अल्फा इज इक्वल टू 3.91 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या है पर डिग्री सेल्सियस।
ऐसा यूनिट भी देते चलो, हर एक वैल्यू फाइंड करने के बाद ऐसा यूनिट दो, उसको मार्क्स होते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज अपना वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक खत्म हुआ है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। देन उसके बाद सेल्स इन सीरीज है, वो भी है। देन सेल्स इन पैरेलल एंड टाइप्स ऑफ सेल। बस इतना ही टॉपिक आपको इस चैप्टर में से है, बाकी पूरा टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।